नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारक। और मैं ये बताता चलूँ कि आज किसी मुस्बत नोट पर शुरू करने का दिल कर रहा है, इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप लोगों के लिए भी, मुल्क के लिए भी बहुत नेक तमन्नाएँ और ख्वाहिशात हैं। मेरी ये भी ख्वाहिश है, गुजारिश भी है कि हमारे जो जितने नाजरीन हैं वो कोशिश करें इस साल के अंदर कि भाई अपने लिए कोई टारगेट कोई ज़रूर बनाएं, ताकि उसको अचीव करने के लिए, या रेजोल्यूशन ज़रूर बनाएं ताकि उसको अचीव करने में कोई जदोजहद हो। क्योंकि पिछले साल तो जिस तरह से गुजरा पता ही नहीं चला। जैसे मैं पहले बोल रहा था, पलक झपकते में पूरा साल गुजर गया और मामला तो हालात वाक़यात किस नौइयत के रहे, इस बारे में भी बात करेंगे थोड़ा। ज़ाहिरी बात है, बहुत सारी फेस्टिविटीज़ रहीं, रात को लोगों ने बहुत इंजॉय किया, लेकिन साथ साथ मैं कहता हूँ कि इस नए साल के अंदर वी शुड सेट टारगेट्स फॉर आवर कंट्री कि हमें पॉवर्टी रिडक्शन करनी चाहिए, हमें एजुकेशन के मामले पर आगे बढ़ना चाहिए, हमें अपने मुल्क में सरमायाकारी लानी चाहिए। इस सिलसिले में मैंने आज ख़ास तौर पर दावत दी है जनाब हारून शरीफ साहब को, जो कि बड़े अरसे के बाद हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए सरमायाकारी भी रहे हैं। वेलकम करता हूँ आपको हारून शरीफ साहब। जी बहुत शुक्रिया जी, नया साल आपको मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको खैर मुबारक भी। और इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि ऑब्जेक्टिवली आप वैसे सरमायाकारी के शोबे पर बात करते हैं, लेकिन आई थिंक दैट इफ़ वी सेट सम सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक टारगेट्स फॉर आवरसेल्व्स, और ख़ास तौर पे अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर भी पाकिस्तान जो है पेशरफ्त करे तो इस साल बड़ी खुशी होगी। आई थिंक पॉवर्टी इज़ ऑन टॉप ऑफ द एजेंडा कि पॉवर्टी रिडक्शन हो। इस मुतालिक कुछ थोड़ा सा बताएं जी। अब ये जो नया साल शुरू हुआ है, पाकिस्तान 2025 में काफी हद तक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव कर ली है IMF प्रोग्राम के तहत, और ये काम पाकिस्तान पहले भी करता रहा है। जहां हम नहीं कामयाब हो पाते वो ये है कि हम उस स्पेस को यूज करके ऐसी पॉलिसीज नहीं बना पाते जिनको मैं पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज कहता हूँ। जो हमारी फॉल्ट लाइन्स हैं पीपल सेंट्रिक, आबादी बहुत है, 3 मिलियन बच्चे और बच्चियां हर साल लेबर मार्केट में आते हैं, गुर्बत की सतह 44% के आसपास चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट 7.21% पे जा चुकी है। तो इस वक्त एक बड़ी 2026 में सॉलिड शिफ्ट दिखनी चाहिए पॉलिसी की टुवर्ड्स ह्यूमन डेवलपमेंट एंड क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द मार्जिनलाइज्ड, नॉट जस्ट कि उनको आप रिलीफ देने के लिए कुछ कैश ट्रांसफर करते रहें, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं है। अब वो जो पॉलिसीज दुनिया में कैसे बनती हैं, क्या होता है, उसके लिए आपको कहीं पर एक्सपेंडिचर कट करना पड़ेगा और पब्लिक एक्सपेंडिचर इस तरफ मूव करना पड़ेगा जो प्राइवेट कैपिटल को अट्रैक्ट करके करंट इकोनॉमिक बेस को एक्सपैंड करके लोगों को उस नेट में लाए। ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जैसे मैं पहले भी कहता रहा हूं कि ये जो हमारा प्लानिंग कमीशन है, कभी उड़ान पाकिस्तान और फ्यूचर विजन बनाता है, विच इज एट सम लेवल पॉलिटिकल, ठीक है, लेकिन इनको बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट कमीशन में कन्वर्ट कर देना चाहिए एंड दे शुड स्पीक अबाउट द इश्यूज ऑफ सोशल डेवलपमेंट। SDGs की पार्टनरशिप उनके साथ है और पाकिस्तान के नंबर्स जो हैं उनको देखकर दुनिया में हमें शर्म आती है कि हम इतने नीचे हैं इन इंडिसेस के ऊपर। तो आई थिंक अगर हम कुछ विजिबल शिफ्ट दिखा पाए तो फिर लोग और पॉलिसी मेकर और इश्यूज जो हैं वो वहां डाइवर्ट हो जाएंगे, ना कि हमने सिर्फ IMF की ट्रांच लेनी। अच्छा, मैं अगले दिन देख रहा था इन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, आपको पता है कि एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर एक बड़ी अजीब चीज़ है। जब मैंने पाकिस्तान की रैंकिंग देखी तो मैं हैरान रह गया। डिस्पाइट हैविंग सो मेनी फ्रेश वाटर सोर्सेज, सक्सेसिव फ्लड्स, I don't know whether I should be using that word for it, but anyway, floods every year or every 3-4 years. So I don't see why this issue persists. What is the issue regarding access to drinking water? जी, It's a governance failure and it's a planning failure. जब आपकी सारी प्लानिंग की एफर्ट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ चली जाए, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट आपको इस वक्त माइंडसेट जो है वो सर्विस डिलीवरी टुवर्ड्स पीपल पे शिफ्ट करना है। एक माइंडसेट है जो सिर्फ सड़कें बनाता है, पुल बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, MNS की स्कीम बनाता है।
एक माइंडसेट है कि देखिए आपने जब तक लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे वो प्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ एन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर नहीं बन पाएंगे। तो हमें हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू वाटर, एक्सेस टू एजुकेशन, डिजिटल एडॉप्शन, दैट इज व्हाट आज की दुनिया में लोग मांगते हैं। अगर हम वहां पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हम प्राइवेट कैपिटल अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, सिंपल एज दैट। अब जो हमारी पब्लिक इन्वेस्टमेंट की किटी है उसके अंदर तो पहले ही गुंजाइश नहीं है, बजट में जो है 46% डेट सर्विसिंग में चला जाता है, तो आपको कहीं तो काटना पड़ेगा ना ये पैसा डालने के लिए। तो ये अब एक सियासी डिसीजन है कि क्या हमारी पॉलिटिकल एलीट जो है वो लोगों को प्रायोरिटी बना पाएगी 2026 में या नहीं। अच्छा, आपने गुफ्तगू के दौरान माजी के अंदर भी वैल्यू एडिड एग्रीकल्चर के बारे में बात की। मस्ट बी अवेयर कि मुल्क के अंदर बहुत सारी डिजर्टिफिकेशन भी हुई है, सेम और थोर का भी बहुत बड़ा मसला है, जैसे वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी कहते हैं। लेकिन बेसिकली क्या है कि मैंने सुना था कि कुछ फॉरेन कंट्रीज़ हैं बेसिकली इन द मिडल ईस्ट जो बड़े इंटरेस्टेड थे हमारी इन लैंड्स को दोबारा से रिवाइव करने के लिए। आई डोंट नो एग्जैक्टली कि वो ऐसी लैंड को यूज़ करना चाह रहे थे, वो किस नेचर की लैंड को यूज़ करना चाह रहे थे, बट वी हैव बीन टोल्ड के ड्यू टू इंटरनेशनल मॉनेटरी प्रेशर हम उनको एग्रीकल्चरल लैंड प्रोवाइड नहीं कर सकते। इज इट ट्रू और इज इट रॉन्ग? जी देखिए, ये एक अप्रोच की बात है। इस वक्त फूड सिक्योरिटी जो है वो खित्ते का एक बहुत अहम मसला है। खास तौर पे गल्फ के ममालिक सब कुछ फूड का इंपोर्ट करते हैं क्योंकि उनकी सॉइल जो है वो एग्रीकल्चर फ्रेंडली नहीं है। पाकिस्तान के पास बहुत सा रकबा जो कि इन्होंने हमारे जो रूलिंग एलीट है उन्होंने उसको ईयर मार्क किया, जो कि हमारा डेजर्ट का एरिया है, बाकी है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके इसके अंदर एग्रीकल्चर की जाए विच कुड बी एक्सपोर्टेड। नोबल थॉट है, अच्छा आइडिया है, लेकिन वो करने के लिए जहां हम आई थिंक गलत कर गए कि जो गल्फ के ममालिक हैं वो पैसा तो लगा सकते हैं लेकिन उनके पास ना वो एक्सपर्टीज है, ना वो टेक्नोलॉजी है, ना वो यहाँ आके काम करेंगे जी। तो हमारे पास इस सेक्टर के अंदर कोई इंटरनल हमने कंपनी तो बना दी हमने एक सरकार की ग्रीन प्रोडक्शन के नाम से, लेकिन यहाँ प्राइवेट सेक्टर को लाने के लिए एक पूरा का पूरा पॉलिसी फ्रेमवर्क चाहिए था, एक फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क चाहिए था। तो ये चीजें मैं बार बार ये अर्ज करता हूँ कि हुकूमत के बस में अब ये चीजें नहीं है। उनको तो रास्ता खोल के प्राइवेट सेक्टर को कनेक्ट करना है और ब्रिक बाय ब्रिक बिल्ड करना है, रादर दैन के बिलियंस मिलियंस ऑफ एकड़ की हम बातों में पड़ जाएं। तो पाकिस्तान यकीनन देखें, हम तो खुद नेट इंपोर्टर हैं एसेंशियल फूड कमोडिटीज के इस वक्त। हमें इस वक्त ना सिर्फ अपनी प्रोडक्शन मैच करनी है बल्कि उनको एक्सपोर्टेबल सरप्लस में कन्वर्ट करना है। ये एक 10-15 साल का जर्नी है, लेकिन ये प्रोफेशनल्स कर पाएंगे और प्राइवेट सेक्टर कर पाएगा अगर उनके लिए एक स्पेस क्रिएट की जाए। अच्छा, मैं आपके सामने यही मसला रखता हूँ। अब आपने प्रोफेशनल्स की बात कर दी। देखिए, मैंने जितने मॉडल अभी पढ़े हैं एशिया के पिछले 100 साल के, आप समझ लें डेवलपमेंट मॉडल्स, इनको सबको उनके अपने मुल्क के लोगों ने नहीं लिखा। यू विल बी शॉक्ड। चाहे इवन के जापान का रिवाइवल का जो प्रोग्राम था वो जापान के लोगों ने नहीं लिखा था। इट वॉज नॉट रिटन बाय द जापानीज इन द 1945 इन द ईयर 1945 और 1946। इट वॉज रिटन बाय समवन एल्स एंड एग्जीक्यूटेड बाय समवन एल्स। कोरिया का अगर रिवाइवल प्लान देखें, हम तो क्लेम कर लेते हैं कि डॉक्टर महबूबुल हक का था, लेकिन बाय एंड लार्ज वो वेस्ट के ही थिंकर्स थे जिन्होंने डिवाइस किया। डॉक्टर महबूबुल हक ने भी अच्छा काम किया होगा उसमें। इसी तरह बहुत सारे और ममालिक हैं जो हमारे खित्ते में जिनकी ग्रोथ बहुत फास्ट है, इंक्लूडिंग दोज इन द मिडल ईस्ट। उन सबके डेवलपमेंट प्रोग्राम्स दूसरे मुल्क के लोगों ने बनाए। आपका डेवलपमेंट प्रोग्राम आप कहते हैं आप इंडिजिनसली डेवलप करेंगे, कैसे हो सकता है? देखिए, पहली बात यह है कि नॉलेज दुनिया में जहां पे भी हो उसको सीख करना चाहिए। विजडम किसी एक इदारे की या इंडिविजुअल की प्रोप्राइटी नहीं होती। जी जी। मुल्क वो आगे चलते हैं जो नॉलेज को पिक करते हैं, लेकिन जापान ने अगर कहीं से नॉलेज पिक किया हार्वर्ड से, बाकी लोगों से, तो उन्होंने उसको फिर इंटरनलाइज करके उसके ऊपर अमल करना शुरू किया। देखिए ना, मकसद तो डिलीवरी है। तो पाकिस्तान जो करंटली जो हमारा स्ट्रक्चर है, जितनी कैपेबिलिटी है, मैं हुकूमत का हिस्सा रहा हूँ, ये पब्लिक पॉलिसी जो है ये खाली पावर पॉइंट से तो नहीं बनती है। नहीं बनती। पब्लिक पॉलिसी जो है उसके लिए आपको बेस्ट माइंड के साथ एंगेज करना पड़ता है
और उनके साथ जब अब नॉलेज आपके पास आ जाता है, आपके पास ये सलाहियत होनी चाहिए कि उस नॉलेज को आप इदारों के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ले जा सके, क्योंकि बाहर वाला आपको प्लान तो दे सकता है, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता जी। और इम्प्लीमेंटेशन से पहले उस प्लान की एक इंटरनल ओनरशिप क्रिएट करनी पड़ती है, कम्युनिकेशन के थ्रू, डायलॉग के थ्रू, और वो स्पेस कन्वीनिंग एक और क्रिएट करनी पड़ती है। हमने सारी उम्र दुनिया में ये काम किया है कि एक नॉलेज बेस्ड व्हाइट पेपर लिखा जाता है, उसको डायलॉग में इस्तेमाल किया जाता है, जब कंसेंसस बिल्ड हो जाता है तो इदारों को मजबूत किया जाता है कि अब उसको वो डिलीवर करें। अब पाकिस्तान इस जो इंडिजिनस इज फाइन, लेकिन जहां दुनिया ने, अगर इंडोनेशिया ने तरक्की की है पिछले 20 साल में, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि वहां के एक्सपर्ट्स को बुला के उनसे नॉलेज लिया जाए। इवन बांग्लादेश, आई श्योर यू, बांग्लादेश के अंदर भी कंट्री जो है, कैम्बोडिया है, वियतनाम है, आई थिंक हमें उनके एक्सपर्ट्स को ना सिर्फ लाना चाहिए लेकिन उनके लिए स्पेस क्रिएट करें ताकि उनकी जो बात सुने। एक्सपर्ट खाली आके एडवाइस दे के नहीं जाना चाहता, वो कहते हैं कि उनकी एडवाइस के ऊपर अमल भी हो। ये बड़ा अहम आपने नुक्ता उठाया है। उसकी वजह ये है कि अगले दिन मैं देख रहा था कि ये बड़े बड़े इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इसमें ख़ासतौर पे जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, इसमें मुल्क कोई और होता है, पॉलिसी कोई और रिकमेंड कर रहा होता है, इम्प्लीमेंटेशन उनकी गवर्नमेंट्स कर रही होती हैं रिस्पेक्टिव, और फंडिंग जो है वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस दे रहे होते हैं। तो ये बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का सिस्टम है। मैंने उनसे पूछा चाइना ने भी इसी तरह किया है। चाइना ने सारे आइडियाज वेस्ट के लिए, दुनिया जहान की आईवी लीग यूनिवर्सिटियों में अपने बच्चे भेजे हैं। हाँ। तो जब उनको वहां से नॉलेज आ गया, लेकिन उन्होंने महारत ये दिखाई कि उन्होंने ऐसी स्किल बेस बिल्ड किया कि उन्होंने उस आइडियाज को दुनिया से कहीं बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करना जी जी। मैं तो खुद हैरान होता हूं कि हमारे मुल्क के अंदर कोई इनोवेशन नहीं होती मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में, जबकि ये ममालिक जिनका आपने अभी जिक्र किया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इधर इतनी ज़्यादा मैंने देखा है कि जिद्दत ये लेकर आए, इनोवेशन लेकर आए कि मैं हैरान रह गया। और हैरानगी की बात यह कि इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बहुत आई है, कन्वेंशनल सेक्टर्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है। देखें, जब अगर इंटरनेशनल लोग एक इकोनॉमी को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो एक उनका अपना नेटवर्क भी होता है। तो जब वो देखते हैं कि एक मुल्क के अंदर ये पॉजिटिव थिंकिंग हो रही है और उनके नॉलेज को एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो वो ऑब्वियसली अपने पीयर ग्रुप में बात करेंगे कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, गो एंड एक्सप्लोर। जी। लेकिन अगर आप अपने शेल के अंदर ही बंद होके समझेंगे कि हम दुनिया में सब कुछ जानते हैं, ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। एक्चुअली हमारे लोग थोड़ा इंटरवेंशन को एक्सेप्ट भी नहीं करते। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत दिन से सोच रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि IMF क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, किस लिए कह रहा है। फिर मैंने पढ़ा, उनके ऑब्जेक्टिव्स में ये शामिल है, उनके एजेंडा में ये शामिल है, उनके सिस्टम में ये शामिल है कि वो ओवरसाइट भी करते हैं, ममालिक की इकॉनमी को सर्वेलेंस भी करते हैं और पॉलिसी एडवाइस भी देते हैं। उसका रीज़न ये है कि हर मुल्क जो है वो अब एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड कंसिडर किया जाएगा, एंड दे कैन नॉट अलाउ कि एक मुल्क जो है वो वायोलेटिव हो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का। फिर मैंने कहा मे बी व्हाट दे आर सेइंग मे नॉट बी एज रॉन्ग एज जितना हम कह रहे हैं। व्हाट डू यू से टू दैट? जी देखें, IMF का जो किताब पर मैंडेट है वो तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना है, और वो ये कहते हैं कि आप डिस्टॉर्शन ना क्रिएट करें और जो दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं IMF के हिसाब से आप उसके थ्रू चलें। अब हमारे ऊपर है कि हम अपने जमीनी हालात को देखकर कैसे प्रोडक्टिवली यूज करते हैं। हम उसको पॉलिटिकली इन ए रिएक्टिव टोन प्रोजेक्ट करते हैं जी। जो नेगेटिव चीज करते हैं उसको हम एक इंटरनेशनल इदारे पे डाल देते हैं और खुद जिम्मा नहीं लेते। नाउ IMF के अंदर अच्छाइयां भी हैं और उनके अंदर वीकनेसेस भी हैं। मैं खुद उनके बोर्ड के ऊपर रहा हूँ, मैंने काम भी किया है, बल्कि मैं चेयर करता रहा हूँ वन ऑफ द IMF की कमेटी को। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि इन इदारों के पास एक नॉलेज की रिपोजिटरी है हर मुल्क की। आप उनसे वो गेन करें कि भाई आपने हमारे जैसा मुल्क है एक लैटिन अमेरिका में, उसके साथ क्या रेसिपी थी, क्या हुआ और हाउ कैन वी लर्न फ्रॉम इट। लेकिन अगर हम रिएक्टिव मोड में कहेंगे कि सिर्फ हमें ट्रांस चाहिए और तुम बहुत बुरे आदमी हो। अब देखें ना, पिछले दिनों हमने एक टास्क फोर्स बनाई कि जनाब हमने IMF से छुटकारा कैसे हासिल करना है। द क्वेश्चन इज IMF का छुटकारा नहीं है, द क्वेश्चन इज कि कैसे हमने सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना है, यू नो।
तो ये एक माइंडसेट की बात है और इसको आई थिंक ये एक ट्रांजिशन है, स्लोली हो पाएगी। मुझे पाकिस्तान में अभी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती दिख रही। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने पेश किया। नए साल की रेजोल्यूशन तय कर रहे थे। जाहिर बात है मुल्क की मईशत को हर शख्स अपनी निगाह से रखते हैं और हर शख्स की अपनी एक राय होती है इस सिलसिले में। बहुत सारे लोगों का कहना ये रहा कि साल में बहुत चीज़ें अच्छी हुई, कुछ लोगों का ये कहना रहा कि मईशत को बहुत सारे दरपेश चैलेंजेस हैं, उनकी इस्लाह करना, उनको ठीक करना ज़रूरी है। उसमें भी कोई ऐब या बुराई नहीं है, लेकिन अहमियत वाली चीज़ ये है जो मेरे नज़दीक है वो ये कि अगर एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन टेक्स प्लेस तो फिर बहुत बड़ा इशू और चैलेंज जो है वो रिजॉल्व हो सकता है। वो ये है कि वी आर कमिंग बैक ऑन द सेम पेज। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वी शुड बी ऑन द सेम पेज। हमें सेम पेज पर होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑल ऑफ अस आर नॉट ऑन द सेम पेज, एंड इवन इफ वी आर ऑन द सेम पेज वी कैन नॉट बी रीडिंग द डिफरेंट बुक्स। अभी क्या हो रहा है कि हम जो बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मे बी दे आर नॉट ऑन द सेम पेज विद द गवर्नमेंट, and some of them, I'm assuming some of them are appreciating government measures because they want favors. Others are criticizing because they have some kind of personal agendas. हाँ, तो मेरे ये ख्याल है कि इसमें को बैलेंस क्रिएट करना ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि जो भी कंट्री ऐसा होता है जिसके करेंसी रेट में स्टेबिलिटी का एलिमेंट ना हो या ज़रा सा भी उस पर क्वेश्चन मार्क हो, तो उस मुल्क के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट का लाना नियर टू इम्पॉसिबल होता है। मैंने कहा आपसे पूछ लूं, इज दैट करेक्ट और रॉन्ग? जी देखिए, जो भी फॉरेन इन्वेस्टर आता है वो डॉलर बेस्ड इन्वेस्टमेंट करता है या किसी हार्ड करेंसी की बेस पे करता है, तो उसकी दो एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एक तो ये है कि अगर इसके अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा ना रहे, क्योंकि उससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर रुपया बहुत सस्ता हो जाता है तो उसको डॉलर के लिए ज्यादा रुपए खर्चने पड़ते हैं। सिमिलरली अगर मुल्क के पास एक बहरान हो और डॉलर की कमी हो जाए तो वो फिर अपना जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको रिपैट्रिएट नहीं कर पाते वापस, और अगर वो एग्जिट भी करना चाहे तो मुश्किल हो जाता है। तो नंबर वन प्रायोरिटी उनकी ये होती है कि वो आया मेरी इन्वेस्टमेंट फॉरेन करेंसी में वहाँ महफूज है और वो रूपी डॉलर पैरिटी की वॉलेटिलिटी से उसका कितना खर्च होगा। तो उसको हेज करने के लिए जॉइंट वेंचर्स एक बेहतर तरीका है कि पाकिस्तानी लोग अपना पैसा भी लगाएं और उनका भी लगे ताकि उनका रिस्क डाइल्यूट हो सके। अच्छा, लेकिन मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊं, मैंने कुछ लोगों का मतलब ये कि ये पाकिस्तान वाले नहीं, इंटरनेशनली कुछ लोगों पे रिसर्च भी की, कुछ लोगों का इंटरव्यू भी लिया और उनसे जानने की कोशिश की कि क्या अब पाकिस्तान नॉलेज बेस्ड और इकोनॉमी यानी आईटी बेस्ड इकोनॉमी का हिस्सा बन सकता है। तो उन्होंने कहा कि सॉरी, वी अपोलोजाइज, एक्चुअली पाकिस्तान मिस द बस। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा भाई आईटी का इमर्जिंग जो मतलब जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का आपका एरा था, दैट वाज बिटवीन 1997 टू 2023। उसके बाद अब तो एआई में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, तो वर्ल्ड इज शिफ्टिंग। अब पाकिस्तान को इतनी जॉब्स नहीं मिल सकती, ना ही इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो सकती है विद इन्वेस्टमेंट इन आईटी एंड नॉलेज बेस्ड। आर दे करेक्ट और आर दे रॉन्ग? जी, टाइमिंग किसी भी इनिशिएटिव की बड़ी क्रिटिकल होती है। पाकिस्तान इज वन ऑफ द एशियन कंट्री जिसने पहले ग्लोबलाइजेशन का पीरियड मिस किया, क्योंकि हमने वहां पर अपनी एक्सपोर्ट्स को पोजीशन नहीं कर पाए। जब दुनिया जहान की मार्केट्स खुल रही थी, मैन्युफैक्चरिंग डेवलप्ड वर्ल्ड से डेवलपिंग कंट्रीज में शिफ्ट हो रही थी, तो हम वहां पर अट्रैक्ट नहीं कर पाए। इसके बाद जो आप बात कर रहे हैं कि जो आईटी का जो ह्यूमन बेस्ड एलिमेंट था कि वह यहाँ सस्ते एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सी कंपनियों ने आउटसोर्स करना शुरू कर दिया और उसका इंडिया ने और बहुत से ममालिक ने बहुत फायदा उठाया। पाकिस्तान खातिर खा फायदा नहीं उठा सका। लेकिन ये मेरे हिसाब से अभी वो टाइम गया नहीं है, क्योंकि अभी भी जो एआई की ट्रांजिशन है उसको अभी कुछ साल लगेंगे, और एआई जो है वो भी बेसिकली जो हमारी नॉलेज बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उससे लिंक्ड है। तो अगर पाकिस्तान अपने आप को रीपोजिशन करता है तो हमारे आईटी एक्सपर्ट्स और इंजीनियर्स
की क्वालिटी भी दुरुस्त है, उनको ट्रेन किया जा सकता है, और वो कॉस्ट में इस वक्त इंडिया से और चाइना से उनकी जो वेजेस हैं वो 50% कम है। असल में चूंकि आपकी सोचो फिक्र बहुत अपडेटेड होती है, इसीलिए मैं आपसे ये सवालात पूछता हूँ। आम पाकिस्तानी लोग तो शायद ये समझ भी ना पाएँ ये बातें, लेकिन ये कि चूँकि आप बैनुल-अक़वामी सतह पर जाते भी हैं, मैंने देखा है आप बड़ी एफर्ट्स कर रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान भी ला रहे होते हैं, उसके अलावा भी है आई हैव सीन दैट यू गिव आउट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसीज टू सम ऑफ द टॉप ग्रुप्स। लेकिन एक और इशू भी रिजॉल्व है यहाँ पर। उन्होंने कहा कि हम पिछले 14-15 साल से कैड कैम पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग पे, जो कि अब रोबोटिक्स की तरफ बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग जा रही है। उनका कहना ये है कि पाकिस्तान ही नहीं, बहुत सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, बहुत सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ को सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि डेवलप कंट्रीज़ जो हैं वो रोबोटिक्स की तरफ शिफ्ट हो गई, तो फिर शायद सोर्सिंग नहीं होगी अगर हम मैन्युफैक्चरिंग को देखें तो। आई डोंट नो टू व्हाट डिग्री और व्हाट लेवल दैट इज़ करेक्ट। आप अपनी राय दें इस पर। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये कोई पुश बटन से सारी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री खत्म नहीं हो जाएगी। जी जी। हाँ, जो फ्यूचर ऑफ जॉब्स है उसको पाकिस्तान को बड़ा केयरफुली स्टडी करना है कि आपको किस तरह की लेबर चाहिए। आपको फ्यूचर में ऐसी लेबर चाहिए जो एक मैकेनिकल कंप्यूटर एडेड प्लेटफॉर्म को ऑपरेट कर सके, ना कि हाथ से सलाइयां करे और चीजें करे। तो लेबर की जरूरत रहेगी, लेकिन उनकी स्किल सेक्टर को चेंज करना पड़ेगा। सिमिलरली जो मैन्युफैक्चरिंग की असेंबली लाइंस हैं उसके अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको रिप्लेस करेगी, बट एट द सेम टाइम आपने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, मार्केटिंग करनी है, एक पूरा इकोसिस्टम होता है, उसको पाकिस्तान को बड़ा केयरफुली स्टडी करके अपनी एक पोजीशन बनानी पड़ेगी कि हम कहां पर दुनिया से ज्यादा कंपेटिटिव हैं। अच्छा, आई आस्क यू अ वेरी कैची क्वेश्चन। बात यह कि क्योंकि आपने इतने अच्छे अंदाज में इन सवालों का जवाब दिया, एक और सवाल जो इमर्ज हो रहा है इंटरनेशनल मतलब एरिना के अंदर इस वक्त इन्वेस्टमेंट्स में, वो ये कि मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा भी, बहुत सारी किताबें भी पढ़ी, बहुत सारे मकाले भी पढ़े, तो मैंने उसमें यह देखा कि बार बार लिखा हुआ है वी इन्वेस्ट इन पीपल। फॉर एग्जाम्पल, Elon Musk wants to go to Mars, let's say, hypothetically speaking and also realistically speaking. That's not going to happen in one lifetime, but people are investing in his company because they feel that may be a profitable venture. Now, hypothetically speaking, when you ask them the question why you are putting money into something that will not be complete in one lifetime, they say we invest in people. So why don't they invest in Pakistan if they are going to invest in people, ideas and creativity? जी देखिए, पाकिस्तान में लोगों की जो में इन्वेस्ट होता है ना, वो कोई इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होता है। उसके लिए आपको इंस्टीट्यूशनल स्पेसेस क्रिएट करनी पड़ती हैं, या प्राइवेट सेक्टर में होती हैं या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के साथ होती हैं, जहां पर आप नॉलेज में इन्वेस्ट करते हैं। स्वीडन ने बहुत बड़ी फैसिलिटीज कायम की हुई हैं, जहाँ पे दुनिया जहां से लोग आते हैं अपनी रिसर्च और आइडियाज लेके, और इन्हें सॉर्ट ऑफ एन इंक्यूबेशन सेंटर्स बैठ के उसको डेवलप करते हैं, और कंपनीज जो हैं वहां पर एक ब्यूटी परेड करके आइडियाज को पिक करती हैं। हमें एक आइडियाज के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए स्पेस अगर हम क्रिएट कर दें तो दुनिया पाकिस्तान के मुतल्लक, क्योंकि हमारे पास एक ह्यूमन रिसोर्स बेस है, यंग है, दुनिया इसको देखना शुरू कर देगी। लेकिन उसके लिए रिस्क कैपिटल की जरूरत है। हमारा करंट फाइनेंशियल सेक्टर इस तरह की स्पेस को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, कि उसमें सब कमर्शियल बैंक्स हैं। तो यहाँ पर पॉलिसी और स्पेस और पार्टनरशिप और फाइनेंसिंग अगर पाकिस्तान ले आता है तो दुनिया इसको लेवरेज करना शुरू कर देगी। अच्छा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको, आप कह रहे भौंडा सवाल है या जो भी, लेकिन मैं इतने अरसे से पढ़ रहा हूँ, चीज़ें देख रहा हूँ, हमारे बिजनेसमैनों की भी बहुत सारे अच्छे मतलब ये कि एंटरप्राइजिंग बिजनेसमैन है हमारे पास, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी के पास कोई क्रिएटिव आइडिया नहीं है ऑन अ ग्लोबल लेवल टू सेल इट। मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगा कि एशिया के और ममालिक में नहीं है, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर कमिंग अप विद ब्रिलियंट आइडियाज़ एंड एवरी डे सम ब्रिलियंट आइडिया इज बीइंग टर्निंग फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी। और आई कैन नेम क्वाइट अ फ्यू कंट्रीज़ जो कि जिन लोगों का हमारे लोगों ने सुना भी नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छे आइडियाज़ जनरेट हो रहे हैं, बहुत अच्छे मैन्युफैक्चरिंग
तरीकाकार हो रहे हैं। लेकिन आपको मैं एक बड़ी ब्लंट बात कहूँगा, एक्चुअली पाकिस्तान हैज़ बीन रिवॉर्डिंग मीडियोक्रिटी एंड बिकॉज ऑफ दैट वी डोंट हैव any USP when it comes to investment. We don't have a unique selling proposition. Please forgive me for saying this. नहीं, इस पे आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जो मैंने पहली बात की कि पाकिस्तान ने ग्लोबलाइजेशन का टाइम इसीलिए मिस किया कि हम एक इंटरनल फोकस पेटनेज बेस्ड बिजनेसेस के ऊपर फोकस करते रहे कि जहां हमने कंपेटिटिवनेस, इनोवेशन और जो दुनिया के ट्रेंड्स पे चलने की बजाय अपने लोकल हुकूमत से मिलके टैक्स के इंसेंटिव्स लेके, सब्सिडीज लेके, सस्ती जमीनें लेके वहां पर हम कारोबार करते रहे और कुछ ग्रुप्स ने उसके ऊपर एक्सेल कर दिया। तो उनसे तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो कोई कटिंग एज ग्लोबल कंपेटिटिव इनोवेटिव प्रोपोजिशन टेबल पे रखेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, और पाकिस्तान आपको पता है कि बहुत देर से अपनी जियोपॉलिटिकल पोजीशन को यूज करके सॉल्यूशंस लेता रहा। अभी भी दे रहा है, अभी भी दे रहा है, अभी भी ले रहा है। अब दुनिया जो है, दुनिया में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बिकॉज ऑफ स्लो डाउन इन यूरोप एंड अमेरिका वो डिक्लाइन पर है। अब हमारे जो कंपेटिटर्स हैं वो इससे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि वो क्या इंसेंटिव्स, जो आपकी बात है कि क्या हम वैल्यू प्रोपोजिशन दुनिया को पेश कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का इम्तिहान है, हर चीज हुकूमत पे नहीं डाल देनी चाहिए कि दे कम अप विद प्रोपोजिशंस जो दुनिया जिसको बाय इन करे। मैं खुद इस पे काम कर रहा हूँ रीजन में, और कुछ इनोवेटिव आइडियाज दिए हैं जिसपे रीजनल कंट्रीज आर वेरी फोर्थ कमिंग। लेकिन हमारा मुल्क जो है अभी थोड़ा सा एक ओल्ड स्कूल वे ऑफ डूइंग बिजनेस पर फंस के रह गया। अच्छा, लेकिन आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अब द अदर डे आल्सो a delegation of Pakistan and US businessmen were exploring as to how they can explore the Pakistani market. मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा देखो अमेरिका में तो हमने एक ही चीज़ देखी कि हर 4, 5, 10, 20 मील के बाद जो है एक आइलैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी बना हुआ है, जिसके अंदर देयर इज वन वॉलमार्ट, देयर इज वन कॉस्को, देयर इज अ गैस स्टेशन, देयर इज डिक्स स्पोर्ट्स गुड्स। मतलब उनका एक सेट उसका वो है, देयर इज अ बेस्ट बाय, देयर इज अ टारगेट, देयर आर फ्यू फास्ट फूड चेन्स देयर, मे बी इस तरह का एक आइलैंड सा बनाया हुआ होता है उन्होंने। उसके इर्द गिर्द पॉपुलेशन भी आ जाती है, वही वहाँ का रीजनल बिजनेस भी जनरेट करती है, डिमांड भी जनरेट करती है, और फिर उसके बाद इकोनॉमी भी इस्टेब्लिश करती है। मैंने कहा इन सारे आउटलेट्स को पाकिस्तान ले आओ, 5 या 10 कंपनियाँ, दे आर द टॉप कंपनीज इन द US। तो वो कहने लगे दे आर विलिंग टू कम, लेकिन हु इज गोइंग टू ब्रिंग देम हियर? जी, पाकिस्तान में एंट्री जो है, अब वो जमाना चला गया कि फॉरेन कंपनियां रीलोकेट हों, अपने सिस्टम्स लेकर आए, लोग लेकर आए। ये अब जो जमाना है पाकिस्तान का, हमें डिनाइल से निकलना है। रिस्क प्रीमियम फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन हमारे कंपेटिटर से हाई है। अब उस रिस्क प्रीमियम को मिटिगेट करने के लिए द बेस्ट वे इज पाकिस्तान के जो तगड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं वो जॉइंट वेंचर्स की तरफ जाएं। जो बने बनाए सिस्टम्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि जो छोटे छोटी स्पेसेस क्रिएट हुई हैं लोकल कम्युनिटीज के साथ, आप उनके आइडियाज उनके पास है, सिस्टम्स बने हुए हैं, उनको रेप्लिकेट करें और उनसे टेक्निकल पार्टनरशिप करें, ना कि उनसे कहें कि नेसेसरली पैसे लगाएं। पैसे यहाँ पर हैं, सिक्योरिटी मार्केट में यहाँ भी है, खित्ते में भी है, और उसको फिर आगे लेके चलें, क्योंकि अभी बाहर से लोग यहाँ पर पाकिस्तान में मुझे आकर प्रॉपरली जीरो से शुरू करना ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट मुश्किल दिखाई देता है। अच्छा, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, उसमें असल में ये है कि वो आप जैसे एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं। आप मेरे सामने तो ये बात कह रहे हैं, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, आई बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, व्हेन समवन इज पेइंग यू टू मेक एन असेसमेंट ऑफ द मार्केट, यू विल हैव टू बी एज जेन्युइन टू योर प्रोफेशन एज यू आर टू योर कंट्री। तो जिसके माने ये है कि आप कोई गलत बात उनको लिख कर नहीं देंगे। अगर किसी प्रोजेक्ट का ROI नहीं एग्जिस्ट करता तो आपको लिखना पड़ेगा कि इसका नेगेटिव ROI है या जीरो ROI है। तो बेसिकली बात ये है कि बहुत सारे आप जैसे एक्सपर्ट्स जो हैं, जब वो असेसमेंट करते हैं, यू आर अ पाकिस्तानी, मे बी यू विल बी स्लाइटली बायस टुवर्ड्स अट्रैक्टिंग पीपल हियर, बट जो फॉरेन एक्सपर्ट्स होते हैं दे इमीडिएटली स्ट्राइक ऑफ पाकिस्तान एज अ डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन ROI। क्या कहते हैं आप? जी देखिए, पाकिस्तान को अपना अगर कंपेटिटिव ROI दिखाना है तो पाकिस्तान को कुछ देखिए, देयर आर सर्टेन थिंग्स जहां पर हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज है और रहेगा।
तो हमें उन चीजों को डेवलप करके सेल करना है, ना कि जिन चीजों के अंदर हम कंपेटिटिव नहीं है। सिमिलरली पाकिस्तान के अंदर देयर कुड बी वेरी इनोवेटिव थिंग। जैसे आप एक कंट्री से टेक्नोलॉजी लें, हमारी मैन पावर को ट्रेन करें और खित्ते के किसी तीसरे मुल्क के किसी मार्केट को एक्सप्लोर कर लें जहां पर मैन पावर नहीं है, पैसा मौजूद है। मैं गल्फ की तरफ इंडिकेट कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान को इस वक्त जो एक ट्रेडिशनल मॉडल था कि लोग आए और चेक लिखें और काम करना शुरू कर दें, वो बेचना बहुत मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान के पास अल्लाह ने एंडोमेंट्स भी दी हैं, कनेक्टिविटी भी दी है, और अगर आइडियाज को हम थोड़ा सा वाइडर लेंस में बेचें तो इस वक्त दुनिया डाइवर्सिफिकेशन चाह रही है, क्योंकि हर जगह रिस्क बढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूँ, आप इस चीज को समझ पाएंगे। आई वाज टॉकिंग टू ए फ्यू फॉरेन फ्रेंड्स एंड people who live abroad or have lived all their life abroad, and they know little about Pakistan. Maybe they don't know anything out of their state. अपनी स्टेट के बाहर भी वो नहीं जानते। कुछ तो ऐसे हैं बाहर के मालिक में रहते हैं जो अपनी काउंटी के बाहर भी नहीं जानते दुनिया में क्या हो रहा है। तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहा कि पाकिस्तान में चावल बहुत अच्छा होता है, बासमती। उन्होंने कहा हाँ, हमने वॉलमार्ट में देखा था, हमने फलां शॉप में देखा था, एंड वी नो अबाउट दैट। मैंने कहा अबाउट मैंगोज? उन्होंने कहा या वी हर्ड के मैंगोज के अंदर बहुत अच्छा है, मैंड्रिन में बहुत अच्छा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर मैंने जब उनसे मालूमात की, मैंने कहा मैंगो फेस्टिवल लगता है। उन्होंने कहा ये आप जो मैंगो हमें खिलाते हो, ये सिंदड़ी और ये सब, ये तो बहुत मीठे मैंगोज हैं, हम लोग नहीं खाते। मैंने कहा चावल? कहते हैं हम दुनिया भर के अंदर पाकिस्तानी बिरयानी फेस्टिवल करना शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं बिरयानी तो हम खाते नहीं, वी डोंट लाइक दिस स्पाइसी फूड, इट्स नेगेटिव मार्केटिंग ऑफ योर राइस। तो इस सिलसिले में भी सर थोड़ा देखें ना कि ज़बरदस्ती आप गोरों को क्यों बिरयानियाँ खिला रहे हैं और मीठे आम खिला रहे हैं। वो तो कहते हैं हम तोतापरी खाना चाहते हैं, हम अनवर अटोल खाना चाहते हैं। आप गलत नेगेटिव मार्केटिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा यू आर डूइंग नेगेटिव मार्केटिंग, वी डोंट लाइक दीज थिंग्स प्रेजेंटेड इन दिस वे। जी देखिए, डिफरेंट मार्केट, डिफरेंट डिमांड। जैसे आप चावल की बात कर रहे हैं, तो जिस तरह की हमारी बिरयानी होती है मसाले वाली, वो तो वही कंट्री लेंगे जहां पर एशियन पॉपुलेशन ज्यादा है। सिमिलरली राइस की बहुत ज्यादा कंजम्पशन सऊदी मार्केट के अंदर है, लेकिन उनके राइस इतने स्पाइसी नहीं होते, ज़ाफ़रान वाले होते हैं। अब यहाँ पर हुकूमत का काम है कि वो रिसर्च के अंदर और मार्केट के डायनामिक्स के में इन्वेस्ट करे, ताकि हमारे एक्सपोर्टर्स नहीं, घर की याद आ रही है तो घर की याद आ रही है तो बिरयानी फेस्टिवल लगाकर ओवरसीज जो हमारे मिशंस हैं वो बिरयानियां खाना शुरू कर देते हैं और खिलाना शुरू कर देते हैं। सर ये तो थोड़ा आप समझाएं की जरूरत है ताकि लोग समझ सकें। हाँ, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, जब मैंने उनकी बात सुनी तो आई वाज वेरी आई वाज शॉक्ड। उन्होंने कहा लुक, यू आर ट्राइंग टू सेल समथिंग टू समवन जो उसका कंज्यूमर नहीं है। उन्होंने कहा वी लाइक राइस, वी लव बासमती राइस, बट वी आर नेवर गोइंग टू हैव इट विद सो मच स्पाइस। नहीं, लेकिन आप बिरयानी एक्सपोर्ट तो नहीं करते हैं, नहीं करते, चावल ही करते हैं। उन्होंने जैसे पकाना है उसको पका लें, अपनी मर्जी से पकाते हैं। तो आप दुरुस्त कह रहे हैं कि यू कैन नॉट मार्केट बिरयानी, बट यू कैन मार्केट राइस। यू कैन मार्केट राइस, यस, and many people know us because of it. I tell you, many people know. I come from a very it's not a small district, but I come from a very prosperous district, Sargodha, and world over everybody knows कि ये मैंड्रिन प्रोडक्शन के अंदर वर्ल्ड लीडर है। people know, I tell you, businessmen को पता होता है। बिल्कुल, लोगों के पास आजकल नॉलेज बहुत है। हाँ, अभी ऑफ द कफ वो मुझे बोलते हैं कि जी स्पेन में ये वाली जगह है, तो कैलिफोर्निया में ये वाली जगह है, और आपके मुल्क में सरगोदा है, एंड वन कैन इमीडिएटली अंडरस्टैंड कि भाई ये लोग बड़ा दे नो दिस स्टफ। अच्छा, मैं आपको बताऊं, हम शोशे छोड़ते हैं, थोड़ा सा इस बारे में भी आपसे पूछूंगा। आप लोगों की गवर्नमेंट के दौरान भी आप लोगों ने कुछ शोशे छोड़े थे, आपसे पहले भी एक शोशा छूटा था, अब नया शोशा है। अब पहले आप फोकस कर रहे थे सीपेक के ऊपर, सो लाइक दैट वाज द लॉस्ट डेकेड ऑफ डेवलपमेंट। सारी एनर्जी, सारे रिसोर्सेज वहां पर लग गए। लेकिन फिर उसके बाद नाउ वी कम टू एन एरा वेयर वी आर फोकसिंग ऑन ब्लू इकोनॉमी, बट यू एंड आई बोथ नो देयर आर लिमिटेशंस टू इट। नाउ एवरीवन हैज स्टार्टेड डूइंग सेमिनार ऑन ब्लू इकोनॉमी एंड ocean based economy, but do you think we can bring in some investment in it? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये चीजें जो पॉपुलिस्ट स्लोगन होते हैं, इनकी शेल्फ लाइफ होती है, बिकॉज वो सस्टेन नहीं कर पाते। इस वक्त जरूरत तो एक बहुत संजीदा असेसमेंट की है कि पाकिस्तान की अगले 5 साल और 10 साल के अंदर क्या सेलिंग प्रोपोजिशन है, कहाँ हम
एक्चुअली कंपेटिटिव हो सकते हैं और कहाँ हम बाकी ममालिक से बेहतर हो सकते हैं। जी, चाहे आप ब्लू इकॉनमी की बात करें, चाहे आप मिनरल की बात करें, चाहे आप ज़राअत की बात करें, तो इन चीजों के ऊपर एक तो इंट्यूटिव और पॉपुलिस्ट लोग हैं। जैसे पहले आपने कहा कि हम 10 साल बेचते रहे कि ये कनेक्टिविटी आपकी दुनिया जहान के मसाइल का हल है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये चीजें लास्ट नहीं करती। जहां मुझे वरी ये होती है कि पॉलिसी मेकिंग जब प्रॉपरली इन्फॉर्म डेटा पे बेस नहीं होती तो फिर ये विम्स और इंट्यूटिव्स और लाइकिंग सामने आ जाती है। तो पाकिस्तान को 2 से 3 एरियाज फॉरन आइडेंटिफाई करने हैं फॉर फ्यूचर, एंड 2 से 3 सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं हु कुड बी आवर विनर्स टुडे। जैसे वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर है, आईटी है, वोवन टेक्सटाइल है, और फिर रिसोर्सेज आप उनके पीछे लगाएं ताकि वो सेक्टर्स जो हैं वो अपनी प्रोडक्टिविटी, एक्सपोर्ट को डबल कर सके। सियालकोट शहर है, उसकी आप उसको जगह दें कि अपनी चीजें डबल कर दीजिए। जी जी। लेकिन लॉन्गर टर्म में ये जो ब्लू इकोनॉमी है, जब मैं वर्ल्ड बैंक में था, नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सियालकोट वाले बड़े होशियार हैं और सरगोदा वाले भी बहुत होशियार हैं। वैसे तो सियालकोट वाले बहुत होशियार हैं, दे ऑलवेज आर मूविंग विद द टाइम। मैंने देखा है इन लोगों में बहुत ज्यादा अक्लमंद और बड़े ज़हीन लोग हैं सियालकोट के, वेदर इट बी द पोर्ट, सॉरी द ड्राई पोर्ट, वेदर इट बी द एयरपोर्ट, whether it be the airline, मतलब these people are very progressive in Sialkot. There may be many reasons for it. अगर आप उसका साइज डबल कर दें तो वो हमारी 12% एक्सपोर्ट है, वो 24 हो जाएगी। कोर्स कर सकते हैं, यस यस, वी कैन डू इट। देखिए ना, मैं तो एक आइडिया दे रहा हूँ जो कि बिल्कुल डुएबल है और नियर फ्यूचर में डुएबल। ये देखें, असल में इसमें इशू ये है कि जो बातें आप कर रहे हैं, आई एम श्योर ये बहुत सारे विजनरी लोग कर रहे होंगे, लेकिन इसको अप्लाई करना इसलिए मुश्किल हो जाता है। आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, द प्रॉब्लम इज वी वांट टू हैव एन इकोनॉमी दैट इज द कमांड इकोनॉमी। वी वांट टू प्ले बाय द फ्री मार्केट रूल्स। वी वांट टू प्लान लाइक अ सोशलिस्ट कंट्री where we have a 5-year plan and a 10-year plan and a P&D minister and a planning and development planning commission and all that. So we are kind of a Frankenstein when it comes to economic policy. ये problem ये है, मैं आपको बताऊं, there is absolutely no coordination, and when you try to give coordination then you create a dummy post and they don't have authority. मेरा जहां तक ख्याल है। ये आप ठीक कह रहे हैं, बहुत दुनिया ने अपने इंक्लूडिंग इंडिया अपने प्लानिंग कमीशन बंद कर दिए जी, और लेकिन अब वो हमने एक वजारत बनाई हुई है, उसको चलाना है, वजीर लगाना है, तो चला रहे हैं। ये बड़ी अहम बात आपने कही है। अब गुफ्तगू कंक्लूड करेंगे, बड़ी अहम गुफ्तगू आज रही। देखिए, मैं हमेशा हारून शरीफ साहब के साथ जब भी बात करता हूँ तो बड़ी ऑब्जेक्टिव डिस्कशन होती है। एक तरफ प्रॉब्लम स्टेट होता है, साथ में सोल्यूशन के साथ साथ हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि उसके अल्टरनेट सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो ये बड़ी प्रोडक्टिव डिस्कशन हो जाती है। और मैं काफ़ी अरसे के बाद इनसे बात हुई, लेकिन यह कि अब कोशिश करेंगे कि तवातुर के साथ इस मौजू पर सरमायाकारी पे इनके साथ बात करते रहें। आपका शुक्रिया अदा करूंगा हारून शरीफ साहब, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन, वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।